जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की हिंदी की बुक का अध्याय 8 पढ़ेंगे। हिस्ट्री की बुक का हम लोग अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के अध्याय 1 से 7 देख सकते हैं। और यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। शुरू करते हैं हम लोग अध्याय 8, गांव, शहर और व्यापार। इसमें सबसे पहले हेडिंग दिया गया है लोहे के औजार और खेती। यानी कि उस समय लोहे के औजार कौन कौन से यूज करते थे और खेती कैसे किया जाता था, उसमें खेती में कौन से औजार यूज किए जाते थे, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। पहले लोहे का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आज लोहे का प्रयोग एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ है। और इसके साक्ष्यों की बात करें तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि महापाषाण कब्रों में शवों के साथ लोहे के औजार, हथियार और अन्य वस्तुएं भी दफना दिया जाता था, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी मृतक इन वस्तुओं का उपयोग करता है। इसको हम लोगों ने अध्याय 4 में पढ़ लिया है। आज से करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां बनाई गई थी, जंगलों को साफ करने के लिए, और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। जब पहले लकड़ी के फाल का कृषि में उपयोग होता था और बाद में लोहे के फाल का उपयोग होने लगा कृषि में, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई है। एक हल का प्रयोग, रोपाई और रोपण का प्रयोग, औजारों का प्रयोग, और इसके साथ साथ सिंचाई का भी प्रयोग होने लगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। समृद्ध गांव था एक, उसके बिना राजाओं और उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास के लिए नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। सिंचाई के लिए जो कदम उठाया गया उसमें नहरें खुदवाई गई, कुएं खुदवाए गए, तालाब खुदवाए गए तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे सिंचाई के लिए। इधर कुछ औजार दिए गए हैं। ये साड़सी है, ये कुल्हाड़ी है और ये हसिया है लोहे की, जो उस समय उपयोग किए जाते थे। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। ये हसिया है ऊपर, सबसे ऊपर, फिर बीच में कुल्हाड़ी है, और बीच में ऊपर सड़सी है, ये सड़सी है, और ये कुल्हाड़ी है, और ये हसिया है। इस चार्ट में हमें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरना है, और कौन सा नीचे खाली स्थान दिए गए हैं, इन स्थानों पर ये जो वाक्य दिए गए हैं 4, इन वाक्यों को भर करके पूरा करना है। और 4 खाली स्थान दिए गए हैं। कौन कौन से भरने हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी। यानी कि उत्पादन की दर जो थी वो उत्पादन दर बढ़ गई थी, और ये ऐसा अनुमान घट गया था कि फसल खराब होगी, तो ये घट गया था। उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी, और कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो ये चारों वाक्य, ये खाली स्थान जो चारों हैं, इसमें भरना है
सही वाक्य को बैठाते हुए। हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। राजा को उस समय धन चाहिए था, सेना को वेतन देने के लिए व अन्य उन पर उपभोग करने के लिए धन चाहिए था, और तथा महल और किले बनाने के लिए धन चाहिए था। और यह धन कर के रूप में राजा वसूलते थे। वे किसानों से कर लेते हैं, वो किसानों से कर लेते हैं। और इसके बाद ये बैठेगा इसमें सेंटेंस, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। जब वो लोगों से राजा जब कर लेते थे तो कर क्या करना था, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। ये 3 नंबर में आ जाएगा यहाँ पे। यह सिंचाई से ही संभव था, और उत्पादन किससे संभव था, सिंचाई से ही संबंधित था, संभव था। सिंचाई जब अच्छी होगी तभी उत्पादन बढ़ेगा। सिंचाई के लिए राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद क्या किया, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। ये यहाँ पर आ जाएगा 6वें नंबर पर। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, परिश्रम लोगों ने किया और राजा ने सिंचाई पर योजना बनाकर धन खर्च किया, और साथ ही साथ लोगों ने परिश्रम किया, जिससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा और राजस्व भी बढ़ा। इसके बाद 9वें नंबर पर क्या आएगा, किसानों को लाभ मिला। 9वें नंबर पर ही आ जाएगा, किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तो ये सेंटेंस इस तरह से पूरा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, गांव में कौन रहते थे। गांव में कौन रहते थे। इस भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में, यानी भारत के दक्षिणी हिस्से में और उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देखते हैं हम लोग कौन से थे 3 तरह के लोग। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिलल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेसियार और अदिमई कहते थे। देश के यानी कि भारत देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यानी देश के अपने भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था उस समय। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। और ये ग्राम भोजक या प्रधान व्यक्ति जो होता था गांव का, ग्राम भोजक कहलाता था। और ये परिवार का एक ही व्यक्ति पीढ़ियों से ही दर पीढ़ी एक ही वंश का रहता था, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक रूप से एक ही परिवार का व्यक्ति, ग्राम प्रधान व्यक्ति जो होता था, गांव का प्रधान व्यक्ति जिसे ग्राम भोजक कहते थे, वो एक ही वंश का, एक ही परिवार का व्यक्ति होता था। और ग्राम भोजक के पद पर आम तौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी कि उस समय गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास ज़्यादा जमीनें होती थी, वही ग्राम का प्रधान व्यक्ति होता था, जिसे ग्राम भोजक कहते थे। साधारणतः इनकी जमीन पर, यानी ग्राम भोजक की जमीन पर, इनके दास और मजदूर काम करते थे। ग्राम भोजक की जमीन पर उस समय उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के, इसके अतिरिक्त ये प्रभावशाली होने के कारण, इनके प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप दिया करते थे। यानी ग्राम भोजक को ही कर वसूलने का ही काम सौंप दिया करते थे, क्योंकि ये लोग प्रभावशाली व्यक्ति थे उस समय और सबसे ज़्यादा जमीनें इन्हीं के पास थी। और ये ग्राम भोजक न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इसके अलावा छोटे छोटे अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। कुछ छोटे छोटे कृषक हुआ करते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। और इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी,
इनमें दास कर्मकार आते थे, जिनके पास जमीन नहीं होती थी उसमें दास और कर्मकार, अर्थात कर्मकार का मतलब मजदूर, आते थे और इन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी उन्हें दूसरों की जमीन पर अपनी काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी थे जो तरह तरह की वस्तुएं बनाते थे। उसमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे अधिकांश गांव में लोग थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। प्राचीनतम तमिल रचनाओं की बात करें तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। संगम साहित्य की रचना आज से लगभग 2300 साल पहले की गई और संगम साहित्य में तमिल की प्राचीनतम रचनाएं संग्रहित हैं। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै एक स्थान है के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। संगम साहित्य तमिल की प्राचीनतम रचनाओं से संबंधित है, तमिल से संबंधित है। संगम साहित्य में तमिल की प्राचीनतम रचनाएं संग्रहित हैं। आगे सिक्के की बात करते हैं हम लोग। सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे, यानी सबसे पहले जो सिक्के चले थे, प्रचलन में आए थे, वह आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। सबसे प्राचीन सिक्के की अगर बात कर लें, प्राचीन या पुराने सिक्के की बात करें तो आहत सिक्के कहे जाते हैं। इसका चित्र नीचे भी दिया गया है, यह है आहत सिक्के। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। और ये आहत सिक्के जो सबसे प्राचीन सिक्के कहे जाते हैं, ये तांबे या चांदी के बनाए जाते थे और इन पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था, जिसके कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्कों के बारे में और जानते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं हुआ था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। आहत सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं जाता था, ठप्पे से कुछ मोहरे, कुछ चित्र ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। लगभग 500 सालों तक ये सिक्के, आहत सिक्के चले थे, क्योंकि आहत करके इस पे चित्र बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया है। विनिमय के अन्य साधन। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ते हैं। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता दिया गया है जो संगम साहित्य में है। और संगम साहित्य क्या है? तमिल से संबंधित है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे न छूट जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। उस समय समुद्र के किनारे नमक का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। नगर अनेक विधियों के केंद्र। उसमें नगर अनेक विधियों के केंद्र थे, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए एक नगर की चर्चा की गई है, जैसे मथुरा की चर्चा की गई है। मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है।
मथुरा उस समय लगभग आज से 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा उस समय यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा रास्ता दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। मथुरा में अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक जो शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा उस समय बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था और बहुत सारे इसमें मंदिर भी थे। और लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा आज से 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था, जो घर अपना परिवार छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाते थे, उनके लिए बौद्ध विहार की स्थापना किया गया था। बौद्ध विहार बनवाया गया था जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। और जैन मंदिर है। मथुरा में बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। और साथ ही साथ मथुरा कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हम लोग जानते हैं कृष्ण भगवान का जन्म यही मथुरा में ही हुआ था। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था मथुरा। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में प्रस्तर मतलब पत्थर, खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के अभिलेखों में क्या मिलते हैं? सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों तथा इत्र बनाने वालों के उल्लेख मथुरा के अभिलेख में मिलते हैं। शिल्प और शिल्पकार के बारे में हम लोग जानते हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। जो पुरा मतलब प्राचीन होता है, स्थल मतलब स्थान होता है। प्राचीन स्थल, पुरास्थलों का अर्थ है प्राचीन स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। ये बता रहे हैं कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, ऐसा बोल रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। वाराणसी उत्तर में पड़ता है और दक्षिण में पड़ता है मदुरै। इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। इसके अर्थात किसके प्रसिद्ध केंद्र? कपड़े उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै नामक स्थान, ये दो स्थान उस समय कपड़ों के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। इन दोनों केंद्रों पर, कपड़ों के दोनों केंद्रों पर, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै नामक कपड़ों के उत्पादन के महत्वपूर्ण स्थान पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे। शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। इन संघों को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम, शिल्पकार जो थे उनकी श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। ये शिल्पकारों का काम था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ
व्यापार का संचालन करती थी। व्यापारियों की श्रेणियां जो थी, संघ को ही श्रेणी कहा गया है, और व्यापारियों की श्रेणियां या संघ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, और ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा करते थे। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी जहां पे लोग अपना पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया कर जाता था। जो लोग पैसा जमा करते थे, निवेश के रूप में करते थे, वो लाभ के लिए पैसों का निवेश करते थे, जमा करते थे। उससे उन्हें लाभ का, यानी जमा करने वाले को लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दे दिया जाता था। जो लोग पैसा जमा करते थे, उन उससे जो लाभ होता था उसका कुछ हिस्सा जमा करने वालों को या फिर मठ या धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। उत्तरी काले चमके पात्र। उत्तरी काले चमके पात्र क्या थे, इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च ताप पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। उच्च ताप पर भट्टों पर इसको बनाने वाले रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इनके बाहरी परत इनकी काली हो जाती थी, और इस काली परत पर एक पतली काली लेप भी चढ़ाई जाती थी। और ये बाहरी परत पर एक पतली काली लेप भी चढ़ाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करती थी। जो बाहरी हिस्सा जो काला हुआ रहता था उच्च ताप पर गर्म करने से, उस पर पतली काली लेप चढ़ाई जाती थी, और जो इन्हें एक बेहतरीन शीशे की तरह चमक प्रदान करती थी। सूत काटने और बुनने के नियम। सूत काटने और बुनने के नियम देखते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। दोनों एक ही व्यक्ति हैं, चाणक्य या कौटिल्य, जो इस पुस्तक में मौर्य समाज के उस समय की वर्तमान स्थितियों के बारे में लिखा गया। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें अर्थशास्त्र के मौर्य समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और समय के बारे में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा है। अध्याय 7 में हम लोग अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया, अर्थात अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं को, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। यानी कि अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई का काम किया जाता था, और इस कताई बुनाई में ऊन तथा पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था, और इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वह अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वह औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के अर्थात सुबह ही ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। जो भी उनका तैयार माल रहता था उसको ले जा करके औरतें वहां पर देती थी कारखाने में, और उनका पारिश्रमिक भुगतान किया जाता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी होती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है, जो औरत उस समय तैयार माल जमा करने जाती है, यदि निरीक्षक उस औरत को देखता है या इधर उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलती थी, उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया
तो उसे जुर्माना देना होगा, ऐसा लिखा गया है अर्थशास्त्र में। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है, ऐसा चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तक में लिखा है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेणु। अरिकामेणु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अरिकामेणु जो पुदुचेरी में है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेणु एक पत्तन था। पत्तन अर्थात जहाँ पे माल उतारे और चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें बंदरगाह कहा जाता है। पत्तन का अर्थ बंदरगाह है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेणु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। अरिकामेणु में ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। कहाँ? अरिकामेणु में। और इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। एम्फोरा जैसे पात्र जो मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली में एक शहर है एरेटाइन, उसी के नाम पर इस पात्र को एरेटाइन के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। ये ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं कई बर्तनों पर, जो हम लोग चित्र में यहाँ देख सकते हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तमिल भाषा में प्रारंभ में इसी ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था। ऐसे कुछ बर्तन भी वहाँ मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे, भारत में ही बनाए जाते थे, किंतु इनका डिजाइन रोम का था। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं हम एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। ये जो विवरण है, ये बेरीगाजा भारूच का यूनानी नाम है की कहानी दिया गया है, और ये एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया है ये विवरण। बेरीगाजा की शंकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में ये कह रहा है समुद्र में आने वाले जहाज़ों का नाव चला पाना बहुत मुश्किल था, और यहाँ पर राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, फुफराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यानी आयात मतलब बाहर से ये वस्तुएं बेरीगाजा में आती थी। कौन कौन सी वस्तुएं आती थी बेरीगाजा में? शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का यहाँ आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। निर्यात का मतलब यहाँ से भेजे जाते थे। क्या क्या भेजे जाते थे यहाँ से? हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। वहाँ का जो राजा होता था
उनके लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, जो व्यापारी उपहार लाते थे उसमें वो क्या क्या उपहार लाते थे? चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ये व्यापारी राजा के लिए उपहार लाते थे। क्या लाते थे? चांदी के बर्तन, किशोर गायक, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े वो व्यापारी राजा के लिए उपहार लाते थे। व्यापारी और राजा। अब हम लोग व्यापारी और राजा के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी व्यापार और व्यापारी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने उत्तरी काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। और ये उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन, ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत, यानी भारत का दक्षिण भाग की बात करें तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिणी भारत का हिस्सा सोना, मसाले, खास तौर से काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था दक्षिणी भारत? सोना, मसाले के लिए और काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए इसे काले सोने के नाम से पुकारते थे। काली मिर्च को रोमन में इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से पुकारते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। व्यापारी क्या करते थे? समुद्री जहाज़ों के पर, समुद्र के रास्ते समुद्री जहाज़ों पर और सड़कों के रास्ते इन सामग्रियों को रोम पहुंचाते थे और वहाँ पे इन सामग्रियों को बेचा जाता था, जिससे इन्हें अच्छा, व्यापारियों को अच्छा लाभ होता था, क्योंकि वहाँ पे इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में रोमन में ऐसे अनेक सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा भारत का व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता, व्यापार से जुड़ी एक कविता यहाँ दिया गया है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। संगम कविताओं से भी हमें व्यापार के परिणाम मिलते हैं। नीचे लिखी गई कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पत्तन, पुहार बंदरगाह है, पर लाए जाने वाले माल का वर्णन है। पुहार बंदरगाह है पूर्वी समुद्र तट पर, जो दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट जो पड़ता है, वहीं पर पुहार बंदरगाह है। पुहार पत्तन में लाए जाने वाले माल का विवरण ये कविता में दिया गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े। समुद्री जहाज़ों पर उधर से क्या लाया गया था? पुहार बंदरगाह पर तेज तर्रार घोड़े उधर से लाए गए थे। और गाड़ियों से, यहाँ जमीन के मार्ग से, स्थल मार्ग से गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, ये स्थल मार्ग से लाए गए थे। और समुद्र से बाहर से तेज तर्रार घोड़े लाए गए थे, जिनका वहाँ पे आयात और निर्यात किया जाता था। घोड़े यहाँ पे आयात के रूप में यहाँ पे उतार लिए जाते थे और ये सारे सामान बाहर निर्यात कर दिए जाते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, क्योंकि व्यापार बाहर अच्छा चलता था, यहाँ के मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ तो इसमें से समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लिया करते थे। नाविक जो है, हवा जिस दिशा में चलती थी उसी दिशा में मानसूनी हवा का फायदा, मानसून की हवाएं जो एक दिशा में चलती हैं
उसी मानसून हवाओं का फायदा उठाकर मानसूनी हवाओं की दिशा में हवाओं के साथ अपनी यात्रा जल्द ही पूरी कर लिया करते थे और वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो चलते थे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से भारत आने वाले, भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचने वाले लोग क्या करते थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सहारे चलते थे और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य, समुद्र तटों से लगे हुए राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। हम लोग देखते हैं कि इधर दक्षिण भारत में बहुत ही तटीय प्रदेश है। ऐसे देखें तो हम लोग ऐसे ही है, यहाँ पे सकरा हुआ है तो इधर भी तटीय प्रदेश मिल जाता है और इधर भी तटीय प्रदेश हम लोगों को मिल जाता है। ये दक्षिणी भारत में तो बहुत ही तटीय प्रदेश है। इधर वाले भाग को पूर्वी तटीय और इधर वाले भाग को पश्चिमी तटीय भाग कहा जाता है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ है और इस दक्षिण में बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। यानी कि दक्षिण भारत में जो मैदान है उसमें सबसे उपजाऊ भाग कावेरी का मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं, मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार किसे कहते हैं? मूवेंदार एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ, मूवेंदार का अर्थ 3 मुखिया हैं। 3 मुखिया कौन कौन से हम लोग देखते हैं। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया है। किसका? मूवेंदार का। और ये 3 परिवार मुखिया कौन कौन से हैं? 3 मुखिया ये हैं चोल, चेर तथा पांडे। ये दक्षिण में तीनों साम्राज्य थे, चोल, चेर तथा पांडे, जो करीब आज से 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, एक तटीय क्षेत्रों में था और दूसरा उसके अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। 2-2 केंद्र तीनों के पास सत्ता केंद्र थे, उनमें से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन चोलों का पत्तन पुहार, एक था चोलों का पत्तन पुहार। पत्तन पुहार मतलब पुहार या कावेरी पट्टिनम, ये बंदरगाह था। पुहार नाम का चोलों का था। पुहार या कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता था, बंदरगाह। और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया क्या करते थे? मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये कर नहीं वसूल करते थे, उनसे उपहार की मांग करते थे लोगों से। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने, जो कर वसूल करते थे, इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट दिया करते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। उसके बाद लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। गौतमी नामक राजा का पुत्र था श्री सातकर्णी। ये सातवाहन राजाओं में प्रमुख राजा था।
इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी पलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी शासक सातवाहन शासक वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी क्यों कहे जाते थे? दक्षिणापथ किसे कहते हैं? दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था, यानी कि वहां से जो दक्षिण की ओर रास्ता जाता था, इसी के लिए वो उस रास्ते के स्वामी थे, इसलिए उन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था सातवाहन के शासकों को। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में, भारत के पूरे दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणापथ के नाम से ही मशहूर था ये नाम। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रमुख राजा श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। रेशम मार्ग और कुषाण। रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। कुछ शासक क्या थे? इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। क्योंकि यह दक्षिणापथ का जो मार्ग था, रेशमी मार्ग जो था, जिसमें से ये शासक इस मार्ग पर अपना अधिकार करना चाहते थे, अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस मार्ग से व्यापारी गुजरते थे और व्यापारी उन्हें क्या देते थे? कर देते थे, शुल्क देते थे तथा तोहफे भी इन्हें दिया करते थे। और इसके बदले ये व्यापारियों के क्या किया करते थे यहाँ के शासन? इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। व्यापारियों को यहाँ के शासक उस रास्ते से गुजरते वक्त लुटेरों से इनकी सुरक्षा दिया करते थे, इसलिए, और व्यापारियों से उसके बदले में कर, शुल्क और तोहफे इनको मिलते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पर रेशम मार्ग, सिल्क को रेशम कहते हैं, सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे महत्वपूर्ण कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कुषाणों का आज से करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी कुषाणों के ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ के जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। आगे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें खाली स्थान भरना है। तमिल में बड़े भूस्वामी को कहते थे, क्या कहते थे? ग्राम भोजक कहते थे। जिनके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी, वंशानुगत रहते थे, ये ग्राम भोजक। जो ग्राम प्रधान होते थे उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। और ये सबसे बड़े भूस्वामी रहते थे, सबसे ज़्यादा ज़मीनें इन्हीं के पास रहती थी, इसलिए तमिल में सबसे बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः इनके दासों तथा मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः इनके दासों तथा मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाओं को उड़वार कहते थे। तमिल में हलवाओं को क्या कहते थे? उड़वार कहते थे इनको। अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे। क्या? छोटे किसान होते थे, ये छोटे भूस्वामी होते थे। अधिकांश गृहपति
क्या स्वतंत्र छोटे किसान थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। तो अधिकांश गृहपति छोटे भूस्वामी होते थे। आगे दिया गया है, सही जवाब ढूंढो। आहत सिक्के, आहत सिक्के किसे कहते थे? आहत सिक्के चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत के बने होते थे। इसमें कौन सा सही है? तो आहत सिक्के चांदी या तांबे के बनाए जाते थे। मथुरा महत्वपूर्ण था, क्या था? गांव था, पत्तन था, धार्मिक केंद्र था या जंगल था? मथुरा धार्मिक केंद्र था। मथुरा क्या था? धार्मिक केंद्र था। मथुरा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। यहाँ पे बौद्ध विहार भी थे, कई मंदिर थे और जैन धर्म के भी मंदिर थे और कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए ये महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा है। श्रेणी क्या होता था? एक संघ होता था, शिल्पों का या कृषकों का या पशुपालकों का संघ होता था। तो इसमें कौन सा सही रहेगा? यहाँ पे संघ दिया हुआ है, पशुपालकों का संघ होता था, तो ये सही होगा, पशुपालकों का संघ होता था श्रेणी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत आज से करीब 3000 साल पहले लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई थी अपने भारतीय उपमहाद्वीप में। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी तथा नगर आहत सिक्के आज से करीब 2500 साल पहले प्रारंभ हुए थे। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत आज से 2300 साल पहले हुई थी और संगम साहित्य में क्या है? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। अरिकामेड़ू का पत्तन आज से 2200 से तथा 1900 साल पहले था। रेशम बनाने की कला की खोज आज से 7000 साल पहले हुई। चोल, चेर तथा पांडे ये दक्षिण भारत के राजवंश है। 3 प्रमुख राजवंश थे, चोल, चेर तथा पांड्य, आज से 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई? आज से लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क कब थे? आज से लगभग 1900 साल पहले। फासियान, फासियान जिसको हम लोग पायान भी कहते हैं, भारत आगमन इनका कब हुआ था? लगभग 1600 साल पहले। ह्वेनसांग जिसको ह्वेनसांग भी कहते हैं, यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है ह्वेनसांग को, कि भारत यात्रा और अपार की स्तुति की रचना आज से लगभग 1400 साल पहले हुई। साथियों, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।